गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप बच्चों, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्यों हमारी फैमिली ऑनियन के बढ़ते हुए प्राइसेस को लेकर कंसर्न होती है, या पोटैटोज के प्राइसेस को लेकर कंसर्न होती है, या फिर ये कहते हैं कि भाई महंगाई आ रही है, यानी कि इन्फ्लेशन आ रहा है, सब चीज़ें बहुत महंगी हो रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में या इन प्रॉब्लम्स को जिस स्टडी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, इसी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो चलते हैं, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसे स्टडी है जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि होल लेवल पे पढ़ते हैं। जैसे कि एक पूरा का पूरा ये पूरा फॉरेस्ट है, इसके अंदर जब हम एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और अगर हम उस पूरे जंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री हो गई, या फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री हो गई, तो जब हम इन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर के बारे में, तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। वहीं जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, एक इकोनॉमी में भाई डेयरी इंडस्ट्री भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होंगी, कुछ सर्विस सेक्टर्स होंगे, तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स होंगे। तो जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम किस में पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम कुछ फाउंडेशनल कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक इकोनॉमिक में आते हैं, जैसे कि एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि टाइप ऑफ गुड्स के बारे में जानेंगे, कंजम्पशन के बारे में जानेंगे, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानेंगे, किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में फ्लो ऑफ इकोनॉमी होता है या फ्लो ऑफ मनी होता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एड्रेसेस अ वेल नोन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट मैक्रो लेवल, यानी कि जो भी एक इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैक्रो लेवल पर, बड़े स्तर पर, उसे हम किस में पढ़ रहे हैं? उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है? उन्हें पढ़ना पड़ता है जीडीपी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में, यानी कि एक कंट्री के अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है या कितना प्रोडक्शन हो रहा है। हम पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि जॉब अगर किसी को नहीं मिल रही है या बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा या जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, कि किस तरीके से किसी भी कमोडिटीज़ के प्राइस ज़्यादा होने से क्या इश्यूज हो सकते हैं और प्राइस ज़्यादा कम होने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर हम इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में जानेंगे, क्रेडिट सिस्टम के बारे में जानेंगे। हम एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के पेमेंट और जो हम रिसीट लेते हैं उनका जो भी डिफरेंस है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। करेंसीज कैसे वैल्यू की जाती हैं, कि $1 में 94 रुपीज़ अगर होते हैं तो वो किस बेस पे होते हैं, वो कैसे वैल्यू किया जाता है, इस सब के बारे में हम जिस स्टडी में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जानते हैं कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है सम। जैसे हम लोग स्टेटिस्टिक्स में करते हैं ना, हर चीज का समेशन कर देते हैं, ऐसे ही जब हम टोटल डिमांड किस गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड को सम अप कर देते हैं, उन्हें समराइज कर देते हैं या उन्हें हम समेशन करते हैं, यानी कि टोटल करते हैं, ऐड कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि एक फिजिकल ईयर में, जैसे कि वो 1 अप्रैल से कब तक हो सकती है? 31 मार्च तक हो सकती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे, यानी कि इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डिमांड कितनी है, उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड। ऐसे ही जिन जो भी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं किसी इकोनॉमी में एक पूरे साल के अंदर, उसके टोटल को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट कंजम्पशन, यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम किए जा रहे हैं, वो आपका सर्विस सेक्टर भी हो सकता है, आपकी फार्मिंग से भी हो सकता है, वीट आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, फिर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितना कंज्यूम कर रहे हो, आप एजुकेशनल या हेल्थ सर्विसेज कितना कंज्यूम कर रहे हो। तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम किया जाता है उसे हम एग्रीगेट कंजम्पशन कहते हैं। ऐसे ही एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट आता है। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि फार्मर्स हो गए, बिजनेस होल्डर्स हो गए, या हमारी गवर्नमेंट हो गई, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कितना ऐड कर रहे हैं अपने कैपिटल स्टॉक में, यानी कि जैसे अभी आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा ना कि जो कंपनीज होती हैं वो
कैपिटल लगाती है, तो कितना उन्होंने कैपिटल लगाया, कितनी पूंजी वो लगा रही है, कितना इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, या आप लोग कितना फाइनेंशियल एसेट्स में लगा रहे हो। ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब हम उसे फ्यूचर अर्निंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि हम पैसा लगा रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर में कुछ हम प्रोड्यूस कर सकें और उससे हम अर्न कर सकें। ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम होता है। डोमेस्टिक इनकम यानी कि वो इनकम जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में एक साल में जनरेट की जाती है, यानी कि जैसे एक पूरे इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं, जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ होगा और उससे जो भी इनकम जनरेट की गई होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जनरली पूरे ओवर पीरियड में कितना प्राइस रहा है, या कितना उसमें चेंजेस या वेरिएशंस आए हैं, उसको हम लोग जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक साल में लगभग लगभग माना जा रहा है कि कभी कम कब ज़्यादा होकर भी आलू के रेट 100 रुपये 5 किलो के हिसाब से है, तो वो उसका क्या हुआ? जनरल प्राइस लेवल हो सकता है कभी 112 रहा हो, कभी 98 रहा हो, तो ऐसा थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन एक एवरेजली देखा जाए तो वो 100 रुपये रहा होगा। इसको हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। आप जानते हैं कि टाइप ऑफ गुड्स, कितने कितने टाइप के गुड्स होते हैं। जो जो भी एक इकोनॉमी होती है उसके जो गुड्स होते हैं उनको हम एंड यूज के हिसाब से डिफाइन डिस्टिंग्विश करते हैं, और उनको हम उसी बेसिस पे कहते हैं कि वो फाइनल गुड्स हैं या फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। फाइनल गुड्स कब कहेंगे? फाइनल गुड्स तब कहेंगे जब हम उसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग दूध यूज कर रहे हैं, अगर आप लोग मिल्क पीने के लिए यूज कर रहे हो तो वो आपका क्या हुआ? वो आपका फाइनल गुड्स हुआ। वहीं अगर आप मिल्क से कोई मेवा बना रहे हो, यानी कि मावा निकाल रहे हो, फिर उस मावे से आपने कोई स्वीट बनाई, तो वो स्वीट, तो अब ऐसे केस में आपका मावा और आपका जो मिल्क है वो क्या कहलाएगा? वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अभी उस वो फाइनल प्रोडक्शन के लिए या फाइनल यूज के लिए तैयार नहीं हुआ है, अभी उससे हम कुछ और बनाने वाले हैं, इसीलिए वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो मिडल में है, अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही आया हुआ है, डायरेक्ट यूज के लिए, फाइनल यूज के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है। ठीक है। तो जो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर देते हैं और रेडी टू यूज होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स कहते हैं। तो जो फाइनल गुड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम जीडीपी एस्टिमेशन में यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक रिटेल शोरूम में एक शर्ट तैयार है, रेडी फॉर सेल है, तो ऐसे कमोडिटी को हम क्या कहेंगे? ऐसे कमोडिटी को हम फाइनल गुड्स कहेंगे। वहीं जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, यानी कि अभी वो इन प्रोसेस है, यानी कि पूरी तरीके से आपके फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं हुआ है, उससे अभी भी वो हमारा एक रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है, और अभी हम उसे दोबारा से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके उसे हम तब जाके रीसेल करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल है कि वुड जो यूज किया जाता है कारपेंटर के द्वारा चेयर बनाने के लिए, तो उस वुड को हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, और जो वो चेयर बन जाती है फाइनल यूज के लिए उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। कॉटन लाते हैं, कॉटन का कपड़ा ला रहे हैं, तो वो हमारा फाइन इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, और वो रेडी जो शर्ट बन चुकी है उसको हम लोग फाइनल गुड्स कहेंगे। नाउ की रूल क्या है कि कभी भी जो फाइनल गुड्स होते हैं उन्हीं को हम नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि डबल काउंटिंग ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए यहाँ पे कि आपने एक आप एक फार्मर हैं, ठीक है। फार्मर ने क्या प्रोड्यूस करा? वीट प्रोड्यूस करा, ठीक है। अब वो वीट प्रोड्यूस करने के बाद में वो वीट गया मिलर के पास में, मिल में गया, मिल वाला क्या करेगा? उससे फ्लोर बनाएगा। अब वो जो फ्लावर है उससे आप ब्रेड बना रहे हो, ठीक है। किसी फैक्ट्री में गया, बेकिंग फैक्ट्री के पास में, उसने क्या बना दिया? ब्रेड बना दिया। अब ये जो ब्रेड है, ये ब्रेड आगे जाके मान लीजिए किसी होटल पे या रेस्टोरेंट पे जा रही है या कैफे पे जा रही है, वहां पर उसका सैंडविच बन रहा है ना, या फिर मान लीजिए उससे बर्गर बन रहा है, ये सब चीजें बन रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर मैं व्हीट का भी दाम कैलकुलेट कर दूं, फ्लोर का भी कैलकुलेट कर दूं, ब्रेड का भी गिन लूं, सैंडविच का भी गिन लूं, तो जब मैं ये सब चीजें बनी तो एक ही चीज से है, अगर मैं हर एक एंड पे इसको कैलकुलेट करूंगी तो क्या होगा? बार बार कैलकुलेट हो रहा होगा उसी की कॉस्ट। इसी वजह से इस डबल अकाउंटिंग की सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फाइनल गुड होता है ना, जिसे हम फाइनली यूज कर रहे होते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी क्या कॉस्ट है, इसके लिए आपने क्या पे करा, ठीक है।
अब फाइनल गुड्स भी फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं कि उसका फाइनल यूजर कौन है, यानी कि उसे यूज कौन कर रहा है। अगर जैसे हमने उस एग्जांपल में ही लिया था कि जो फ्लोर, अगर एक मिलर यूज कर रहा है यानी कि फ्लोर बनाने के लिए, ठीक है, वीट का, तो वो क्या हुआ, वो एक प्रोड्यूसर गुड हुआ। क्यों? क्योंकि वो आगे सेल करेगा ना उस फ्लावर को बेचेगा वो। वहीं अगर इस फ्लावर को एक हाउस होल्ड यूज कर रहा है, यानी कि आपके घरों में यूज हो रहा है डेली खाने पीने के लिए, तो ये जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसे अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, फर्दर रीसेल हम अब इसे नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से कौन उसका एक्चुअल यूजर है किसी भी एक फाइनल गुड का, उसको उस बेस पे हम लोग फाइनल गुड्स को फाइनल कंज्यूमर गुड्स या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। अब when purchased by a consumer for satisfaction of wants, यानी कि जब गुड्स कंज्यूमर्स खरीदते हैं गुड्स को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तब ऐसे केस में हम उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी कि हमने अपने कंजम्पशन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए हमने उसे यूज किया। वहीं जो फाइनल गुड प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उन पे जो एक्सपेंस किया जाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे हम अभी कुछ और फर्दर प्रोडक्शन करने वाले हैं, इसीलिए हम उसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेड और बटर जो कि कंज्यूमर यूज कर रहा है, नॉर्मल हाउस होल्ड यूज कर रहा है, वो हमारा फाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है और वो फाइनल कंज्यूमर की गुड्स की कैटेगरी में आता है। वहीं जो ट्रैक्टर या हार्वेस्टर्स होते हैं जो फार्मर्स यूज करते हैं, जिससे वो फर्दर वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं या राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसे मार्केट में जाके बेच रहे हैं, तो इस केस में उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे और वो जो गुड्स होगा उसे हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे। अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है इकोनॉमी में फाइनल गुड्स का, तो उसमें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर देंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं इस वैल्यू एडिशन को समझने के लिए। जैसे मान के चलते हैं, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कि एक फार्मर है, ठीक है, तो एक फार्मर ने 100 रुपए के 1000 रुपए के हिसाब से वीट प्रोड्यूस करा। जो उसने वीट प्रोड्यूस किया उसमें उसकी कॉस्ट आई 1000 रुपए की, तो उसने ये 1000 रुपए में वीट जो है वो मिल मिल फैक्ट्री को, मिल्क वालों को दे दिया। ठीक है, उन्होंने उसका फ्लोर बना दिया। फ्लोर बनाते में उनको मान लीजिए 200 रुपए और लगे। तो अब इनके कितने में बेचेंगे, ये 1200 रुपए में उस फ्लावर को बेचेंगे। अब ये फ्लावर बेचेंगे कहाँ पे, जो बेकरीज होंगी, ठीक है। तो अब ये जो बेकरी वाला होगा ये क्या करेगा, ये ब्रेड बनाएगा, है ना, या फिर कुछ पाव वगैरह कुछ ऐसा बनाएगा। अब जब ये ब्रेड बनाता है तो मान लीजिए इसको और 200 रुपए ऐड करने पड़ते हैं, अपनी तरफ से लगाने पड़ते हैं, लाइट वगैरह भी है, गैस वगैरह भी है, सब चीज़ों का लगा के मान लीजिए 200 रुपये और लगाना पड़ रहा है। तो अब इस यहाँ पर होके ये कितने रुपए का हो जाएगा, 1400 रुपये का। तो जो फाइनल कंज्यूमर होगा, यानी कि जब हम इसे खरीद रहे हैं, तो हमें ये कितने रुपए का मिलेगा, हमें ये 1400 रुपये का मिलेगा। यानी कि 1000 का वीट वीट प्रोड्यूस किया, फार्मर ने वीट को 1000 रुपए में मिलर को बेचा, मिलर ने उसको फ्लावर बनाते टाइम में उसको 200 रुपये और ऐड करने पड़े। तो अब वो यहाँ पे 1200 रुपये का हो गया। फिर वो बेकरी में आया, बेकरी में आने के बाद में बेकरी वाले ने 200 रुपये और ऐड करे, तो वो फाइनली 1400 रुपये का हमें हमें मिलता है जाके। तो अब ये जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन मेथड। यानी कि हम सिर्फ ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि फार्मर ने कितना प्रोड्यूस किया, 1000 रुपये, ठीक है। एक मिल वाले ने कितना लगाया उसमें आगे, और उसने वैल्यू ऐड करी 200 रुपये की। बेकरी वाले ने कितनी वैल्यू ऐड करी ब्रेड बनाते टाइम में, 200 रुपये की। तो टोटल वो कमोडिटी कितने रुपए का हो गया, 1400 रुपये की। यानी कि हम सिर्फ वैल्यू एडिशन ऐड कर रहे हैं, यानी कि कितना किस किस स्टेज पे फर्दर अलग अलग प्रोडक्शन की स्टेज पे कितनी वैल्यू एडिशन हुई है, उसको हम वैल्यू एडिशन अप्रोच, वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं कैलकुलेट करने के लिए। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1400, अगर मैं इस रेट पे लूंगी तो ये मेरा 3600 का पड़ेगा। बल्कि जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो 1400 रुपये। तो हम इस डबल अकाउंटिंग से बचने के लिए हम वैल्यू एडिशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसे पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स और ग्रॉस वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो कोई एक फर्म खरीदती है दूसरी फर्म से एज अ रॉ मटेरियल रीसेल करने के लिए। जैसे हमने अभी देखा था कि
जो फार्मर है, जो मील वाले हैं, उन्होंने व्हीट लिया था फार्मर से, और या बेकरी वाले ने फ्लावर लिया था मिल वालों से। तो ये क्या हुआ, इन्होंने रॉ मटेरियल लिया, मिल वाले के लिए व्हीट रॉ मटेरियल हो गया, बेकरी वाले के लिए फ्लावर रॉ मटेरियल हो गया। तो ये जो रॉ मटेरियल लिया जाता है एक फर्म के द्वारा दूसरे फर्म से रीसेल करने के लिए, इसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है। अब ये जो होता है ये हमारी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करते टाइम पे रिफ्लेक्ट होता है। नाउ जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब हुआ जो भी इंटरमीडिएट हमने कॉस्ट लगाई है, इंटरमीडिएट कंज्यूम किया है, यानी कि जो हमारे रॉ मटेरियल वगैरह है ना, वो सारे हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएंगे। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब है कि कितनी वैल्यू आपने हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में मतलब एड ऑन किया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होती है उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दे तो हमारे ग्रॉस वैल्यू एडिशन या जीवीए आ जाता है। और इसी जीवीए से हम लोग को हम यूज करते हैं जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि हम डबल डबल काउंटिंग के सिस्टम को अवॉइड कर सकें। यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि कारपेंटर है, जो उसने गुड खरीदा 5,000 का, चेयर ली, चेयर बनाई उसने 10,000 तक की। अब जो 10,000 है सिर्फ वही नेशनल इनकम में काउंट होगा, वो 5,000 रुपये जो पहले के हैं वो काउंट नहीं होंगे, ताकि वो डबल काउंटिंग को रिड्यूस कर सके। नाउ ये जो एंड यूज होता है इस बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई गुड फाइनल या इंटरमीडिएट है या नहीं है। और इसी बेस पे हमारा ये भी पता चलता है कि उसका नेचर कैसा है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं कि मान लीजिए शुगर है, अगर शुगर नॉर्मल हाउस होल्ड खरीद रहा है, यानी कि एक होम में खरीदा जा रहा है, घरेलू उत्पाद अगर किया जा रहा है, हम लोग ले रहे हैं नॉर्मली अपने चाय दूध वगैरह के लिए, तो वो हमारा फाइनल गुड होगा। ठीक है। वहीं ये शुगर अगर कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लेगी या कोई स्वीट बनाने वाली बेकरीज ले लेंगी, तो वो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, वही शुगर इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी। यानी कि गुड तो एक ही है, उसी गुड को हम फाइनल गुड भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड भी कह सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारा एंड यूज पे डिपेंड करेगा, यानी कि उस एक्चुअल में यूज कौन कर रहा है, कहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर पेपर एक बच्चा लेता है, हम लोग अगर पेपर खरीदते हैं या कोई बच्चा पेपर खरीद रहा है, तो वो क्या है, उसका फाइनल गुड है, क्योंकि वो तो खुद अपने लिए यूज करेगा। वहीं बुक बनाने वाला अगर पब्लिशर पेपर खरीदता है तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। सिमिलरली कार, अगर आप लोगों के घर में जो कार है वो आपकी फाइनल गुड कहलाएगी। अगर वही कार टैक्सी ऑपरेटर ले लेता है या फिर आप क्या ओला उबर वाले ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उनके इंटरमीडिएट गुड। क्यों, क्योंकि वो उससे अभी फर्दर अर्निंग करेंगे अपनी। ठीक है। अब जानते हैं कि कंज्यूमर गुड्स कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स हमारे किस तरीके की ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उस बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कंज्यूमर गुड्स किस टाइप का है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में टीवी होगा, ठीक है, एसी भी होंगे, आपके पास में कपड़े भी होंगे, ठीक है, फिर आपके घर में आप खाना भी खाते होंगे, यानी कि फूड आइटम्स भी होंगे। ठीक है। फिर मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, है ना, आप पढ़ने के लिए टीचर के पास भी जाते हो। तो ये सारे वो गुड्स हैं जो आप लोग डेली यूज में यूज करते हो। जो टीवी या एसी होता है ये आपका 1 साल या 2 साल के लिए, ऐसा तो नहीं है कि आज आया कल खत्म हो गया, नहीं है ना। ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, 5-10 साल आराम से चल जाते हैं। तो ऐसे जो कमोडिटीज होते हैं, ऐसे जो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यानी कि बहुत सालों तक चलते हैं, उनको हम लोग ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। ड्यूरेबल क्यों, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, खराब नहीं होते जल्दी से, और इसी वजह से उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। ऐसे ही जैसे क्लोथ्स हैं, 1-2 साल चलेंगे फिर वो फट जाएंगे या गल जाएंगे या खराब हो जाएंगे या वो छोटे हो जाएंगे। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं जो कुछ ही टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, 1 साल या 1 साल से ज्यादा थोड़ा बहुत टाइम ही, तो ऐसे गुड्स को हम लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है वो मॉडरेट होती है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। इसी तरीके से कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं, जैसे आपके घर में दूध हो गया, है ना,
या आपका घर में खाना हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ऐसे जो गुड्स होते हैं जो कुछ ही टाइम चलने वाले हैं, ये 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे या एक बार खा लिया तो खत्म हो गया, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। ऐसे ही सर्विसेज, जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई, टीचर की सर्विस हो गई, आपको टीचर ने पढ़ाया, या लॉयर्स हो गए, है ना, आपके घर के हाउसकीप है, ठीक है। तो ऐसे जो सर्विसेज होते हैं जो हमें दिखते नहीं है लेकिन हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल गुड्स। किसे कहते हैं? कैपिटल गुड्स का मतलब ये होता है कि आप एसेट्स लगा रहे हो, आप फिक्स्ड एसेट्स जनरेट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि बहुत हाई वैल्यू के होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आपके यहाँ आपकी कोई कंपनी है, तो वहाँ फैक्ट्री है, तो वहाँ आपने मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी ऐसा तो नहीं है कि आज आई और कल निकाल दिया आपने, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए आपने ली होगी, 5-10 साल, 15 साल, जब तक टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, वो टूट ही नहीं जा रही है, तब तक आप उसको यूज़ करोगे। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं। इनका इस्तेमाल हम फर्दर प्रोडक्शन में करते हैं। तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनके अंदर डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम बहुत टाइम पीरियड तक यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ हमें नुकसान भी होता है। हमें इसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है टाइम टू टाइम, इसके पार्ट्स खराब हो जाते हैं, उन्हें भी चेंज कराना पड़ता है, ठीक कराना पड़ता है। तो यानी कि नॉर्मल वियर एंड टियर होता है। तो ऐसे लॉस जो नॉर्मली डेली वियर एंड टियर से होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि एक सिलाई मशीन है, अगर टेलरिंग शॉप के पास रहती है तो उसे हम कैपिटल गुड कहते हैं। वहीं जब वो ही सेविंग मशीन, सिलाई की मशीन हमारे घर पर हम लोग यूज रखते हैं अपने घर पे, तो हम उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स जरूर है, लेकिन हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। क्यों? जैसे मैं अब एग्जांपल लिया, सिलाई की मशीन अगर टेलर यूज कर रहा है तो कैपिटल हो गया, लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। ठीक है, देखा हमने जाना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है एज अ होल की, पूरी इकोनॉमी की, जिसमें जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में हम पढ़ते हैं। एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो, सप्लाई हो, कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, डोमेस्टिक इनकम हो, जनरल प्राइस लेवल हो, ये सारे के सारे की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। एंड यूज से हम लोग डिसाइड क्लासिफाई करते हैं कि गुड्स किस टाइप का है, फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड है ना, या प्रोड्यूसर गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है। ये सब चीज़ें हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं? उसके एंड यूज पे क्लासिफाई करते हैं। और जीडीपी में हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे डबल काउंटिंग को हम अवॉइड कर पाए। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो 4 कैटेगरीज के होते हैं: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर एसेट्स होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको एक कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, इनका आपको करेक्ट पेयर चूज करना है, कौन सा पेयर सही है। ये आई गेस आपके सीबीएसई के 2033 वाले सेट में आया हुआ है, 2023 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। वेजिटेबल्स ग्रोन इन पर्सनल गार्डन, जो वेजिटेबल पर्सनल गार्डन में ग्रो किए जाते हैं, क्या वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है? कार यूज एज अ टैक्सी, अगर कार को आप टैक्सी की तरह यूज करो तो वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। एयर कंडीशन यूज बाय हाउस होल्ड, यानी कि अगर एसी नॉर्मल आपके घरों में लगा हुआ जो एसी है उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। या जो स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। कौन सा पेयर सही है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर इज वेजिटेबल ग्रोन इन पर्सनल गार्डन एक नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी का मतलब उसे हम मार्केट में ले जाके बेच नहीं रहे। बाकी जो टैक्सी है वो कंज्यूमर गुड्स ना होकर वो कैपिटल गुड्स है। एयर कंडीशन जो घर पे है वो हमारा कंज्यूमर गुड है, ना कि कैपिटल गुड। और जो स्कॉलरशिप है वो इनकम, ट्रांसफर इनकम है, यानी कि ट्रांसफर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, फैक्टर इनकम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये असर्शन है, रीजन। हेलो, हाँ बताओ। मेरे बारे में तेल लगा के ना बांध देगा। हाँ ठीक है, आ रही हूँ, 5 मिनट रुको। साइलेंट कर दे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीजन टाइप का दिया हुआ है, सीबीएसई फॉर्मेट पर ये है। असर्शन है कि द सेम गुड, जो सेम गुड है फाइनल गुड में भी क्लासिफाई हो सकता है, इंटरमीडिएट में भी क्लासिफाई किया जाता है, कि एक ही गुड को आप फाइनल भी बोल सकते हो, इंटरमीडिएट भी कह सकते हो। और ये रीजन इसका क्या है कि इसको हम क्लासिफाई करते हैं उसके एंड यूज पर। किसी पर्टिकुलर, जैसे अभी हमने बोला था कि जो मिल्क होता है वो एक फाइनल गुड भी है और एक इंटरमीडिएट गुड भी है। अब ये फाइनल गुड है या ये इंटरमीडिएट है, ये आप किस बेस पे बोलोगे, ये उसके एंड यूज के बेस पे आप डिसाइड करते हो। तो अब आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि दोनों सही हैं, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या एजर्शन सही है रीजन फॉल्स है, या एजर्शन और रीजन एजर्शन एजर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है, एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन भी जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये पहले तो आपको ये देखना है कि सही है या नहीं है। नेक्स्ट आपका रीजन ये दिया हुआ है कि क्यों नहीं करते, क्योंकि जो वैल्यू होता है इंटरमीडिएट गुड्स का वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को राइज करता है, उसकी वजह से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से हम फाइनल गुड्स को ही यूज, फाइनल गुड्स के वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं करते। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एजर्शन रीजन सही है या नहीं है। पहले तो ये, फिर वो क्या रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन है या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या एजर्शन सही है रीजन फॉल्स है, या एजर्शन फॉल्स है रीजन सही है। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों सही है और रीजन उसका एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एक क्वेश्चन आपको एनालिटिकल रीजनिंग से बेस्ड है, होमवर्क क्वेश्चन भी ले सकते हो, चाहो तो हम डिस्कस कर लेंगे इसे। कार को यूजुअली टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में यूज किया जाता है, तब आपको एनालाइज करना है। तीन सिनेरियो दिए हुए हैं कार के, कि पहला है कि कार जो है वो फैमिली ने पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए परचेज किया है, दूसरा सिनेरियो है कि कार टैक्सी ऑपरेटर ने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि लोगों को लाने ले जाने कैब फैसिलिटी या टैक्सी फैसिलिटी देने के लिए लिया हुआ है, या फिर कार परचेज की है डीलरशिप के लिए और वो फर्दर अब वो सोल्ड किया जाएगा शोरूम पे। अब इनमें आपको ये बताना है इनमें से कौन सा गुड कंज्यूमर गुड है, कौन सा गुड कैपिटल गुड है, और आपको उसका रीजन भी देना है कि क्यों। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू। और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।